गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर राजीव चौधरी सर हमारे साथ हैं और सर का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। मैं शायद पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। सर की जो सीवी है वो जब मैं देख रहा था सुबह तो वो मोर देन 10 पेजेस की सीवी है, उससे भी ज़्यादा ही होगी। सो सर का काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है। फ़िलहाल आप रविशंकर यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट्स देखते हैं। आप डीन हैं स्पोर्ट्स, योगा और सर आपने और 3 क्या बताया? मैं लॉ, ठीक है, लॉ भी है सर के पास। एनीवेज सर के मुंह से ही हम लोग सुनेंगे। सर पुलिस डिपार्टमेंट में भी एज अ ट्रेनर जाते हैं आप, गांधीनगर या फिर चंदखुरी की बात करें हम। और सर को देख के समझ में आ रहा होगा कि सर स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं अपनी लाइफ में, और सर के पास 30 टाइम्स नेशनल खेलने का रिकॉर्ड है और वो भी 5 स्पोर्ट्स में। सो डिफरेंट स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी हमें ऐसे व्यक्तित्व को सुनना चाहिए जो हमारे बीच में हैं। और मुझे भी वाकई नहीं पता था कि ऐसे लोग हमारे आसपास छत्तीसगढ़ में भी हैं। सर अलग अलग स्टेट्स में भी रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक अच्छा सेशन आपके साथ होगा। जितने भी सवाल हैं डेफिनेटली आप कीजिए, खुल के इंटरेक्टिव सेशन है। और ये पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना, ये पढ़ाई के अलावा सब कुछ है। तो इसलिए वो सब कुछ हासिल कीजिए। पढ़ाई तो आप एवरीडे हासिल करते हैं, आई मीन थ्योरीज आप रोज सीखते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आपको सर लीड करेंगे, राइट? सर प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much. Am I audible? Thank you, sir. Thank you very much. Good morning to all. पहले तो मैं पूछना चाहूँगा किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे, इंग्लिश, हिंदी और एनी मिक्स लैंग्वेज? ओके, आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। माई डिलीवरी विल नॉट बी ऑफ वन वे प्रोसेस। ऐसा नहीं कि केवल मैं बोलता रहूँ, जो संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, दोहरा होगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे, फॉर हाउ मच टाइम यू कैन हियर मी अटेंटिवली एंड कंटिन्यूसली? निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर तक सुन पाएंगे? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड बात भी करेंगे। कितनी देर कहा आपने? 40 मिनट्स। बेटा ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना पृथ्वी पर, वो भी 13-14 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन सकते यदि मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो, एज पर रिसर्च एविडेंसेस। कोई भी व्यक्ति विशेष निरंतर जागरूक, 2 शब्द हैं, देयर आर 2 टर्मिनोलॉजीज, कंटिन्यूसली एंड अटेंटिवली। केवल 13-14 मिनट सुन सकता है। उसके बाद जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, ग्रहणशीलता है, दैट रिड्यूसेस 99, 98, 97। एक ऐसा समय भी आता है जहां ग्रहणशीलता 0। और रिसर्च की भाषा में उसको हम कहते हैं रिजेक्टिंग टाइम। आपके यहाँ लेक्चर्स होते होंगे काफ़ी, रिकॉल योर स्कूल डेज, कॉलेज डेज। तो कभी कभी हम रिजेक्टिंग टाइम में भी प्रवेश करते हैं कि कितने से कितना बड़ा कोई प्रगाढ़ विद्वान बब्बर शेर ना क्यों ना बोले, हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, ऐसा भी है। तो कोशिश करेंगे कि कोई भी विद्यार्थी ही है अभी आप, कोई भी विद्यार्थी रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश न करे, ठीक? थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, व्यवहारिक बातों की बात करेंगे, एकेडमिक से थोड़ा हट के बात करेंगे, ठीक? थोड़े वैदिक सिद्धांतों की बात भी करेंगे कि हाउ टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स, अपना रिजुविनेशन कैसे करें। बेस लेवल से शुरू करते हैं। आई विल प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। व्यवहारिक बातें जो कि आपके काम आएंगी, और यू कैन एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेंगे तो आपके प्रिपरेशन में किस प्रकार का लाभ होगा उसकी चर्चा करते हैं। यू विल बी एग्री विद माई स्टेटमेंट कि वी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ टू ग्लोरीफाई दिस फिजिकल बॉडी। दुनिया भर के हम तामझाम करते हैं, चाहे मेल्स की बात करें चाहे फीमेल्स की बात करें। तो ये फिजिकल बॉडी है, हिंदी में हम कहेंगे भौतिक शरीर, इसको ग्लोरीफाई करने में हर व्यक्ति विशेष, इस समाज की प्रत्येक इकाई अपना अधिकतर समय व्यतीत करती है। और जो किसी भी व्यक्ति की प्रगति में उसका ना के बराबर योगदान है,
व्यवहारिक बातों से शुरू करते हैं। फिजिकल बॉडी से मेरा अर्थ है कि बर्थ टेक्स प्लेस, जन्म हुआ ना, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, एक ऐसा स्टेज आएगी स्टेग्नेशन टेक्स प्लेस, मैं तो स्थिरता की अवस्था में, मेरा क्या डेवलपमेंट होना मेरे शरीर का, कुछ दिन बाद ड्यूरेशन टेक्स प्लेस और अंत में कहानी खत्म, समाप्त। एंड वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ टू ग्लोरीफाई ओनली दिस बॉडी। छोटा सा एग्जाम्पल, बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करते रहे हैं, शायद आपने भी सुनी होगी, उसको मॉडिफाइड रूप में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव टू एक्सेल इन योर फील्ड्स। छोटा बच्चा था 4 साल का, अपने पिता के साथ गोवा बीच पर घूम रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था, हरा नीला काला पीला दुनिया भर के गुब्बारे थे। रंग बिरंगे गुब्बारे सभी बच्चे खरीद रहे थे, काले रंग का गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा। द चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस, बच्चे तो सभी जिज्ञासु होते हैं। पिता से बच्चे ने प्रश्न पूछा कि पिताजी ये काले रंग का गुब्बारा उड़ता नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं खरीदा गया। पिता ने बच्चे को कई उंगली पकड़ी, गुब्बारे वाले के पास गए, पैसे दिए, धागा बच्चे के हाथ में दिया, कहा छोड़ो, गुब्बारा उड़ गया। चाइल्ड लर्नड ए न्यू लेसन, उस बच्चे ने एक नई सीख ली उस दिन कि इस गुब्बारे के उड़ने में बाहरी परत का ना के बराबर योगदान है। वट इज इनसाइड दिस, इसके अंदर है उसका योगदान है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर अस, हम सब के लिए भी ऐसा ही है। इट मीन्स वी हैव टू डेवलप आवर कोर, इनर कोर कॉम्पिटेंसीज। हम सबको यदि किसी भी क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है तो हमें आंतरिक क्षमताओं का विकास करना होगा। केवल इस भौतिक शरीर का ना के बराबर योगदान है। अब प्रश्न उठा कि ये कोर कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, सिंस वी हैव टू डेवलप दिस कोर कॉम्पिटेंसीज। तो एज पर वैदिक साइंसेस, एज पर योगिक साइंसेस, एज पर इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस अनुरूप देर आर 3 बॉडी लेयर्स एंड वी हैव टू ग्लोरीफाई ऑल दीज 3 बॉडी लेयर्स, जिसमें से एक की बात कर चुके हम, फिजिकल बॉडी। सेकंड इज नोन एज एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म शरीर, दैट इज कनेक्टेड टू द फिजिकल बॉडी विद ए सबटल थ्रेड। जिस दिन कटा कहानी खत्म। तो वी हैव टू डेवलप दैट एस्ट्रल बॉडी, और उसके अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ होंगे, उन लाभों की बात भी करेंगे। तो कितनी लेयर्स हैं टोटल? 3। बीच की लेयर की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रल बॉडी। दिस एस्ट्रल बॉडी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 सब लेयर्स, प्राणिक क्षेत्र, मेंटल क्षेत्र एंड इंटेलेक्चुअल क्षेत्र। 2 शब्द तो आपसे सीधा संबंध रखते हैं, मेंटल क्षेत्र एंड इंटेलेक्चुअल क्षेत्र। उनको विकसित किए बिना आप किसी भी क्षेत्र में, किसी प्रतियोगिता में अच्छा कर ही नहीं सकते। तो दीज लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जो मिडिल लेयर है, जिसको हमने नाम दिया प्राणिक क्षेत्र, दैट इज सब डिवाइड इनटू 3, दैट इज प्राणिक, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। जो प्राणिक क्षेत्र है, द प्राणिक क्षेत्र इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल आवर सेंसरी ऑर्गन्स। जितने भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सब की अनुभूति हमें करवाती है प्राणिक क्षेत्र। नेक्स्ट वन इज ए मेंटल क्षेत्र, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका विकास करना होगा। देयर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड्स बाय प्रैक्टिसिंग दैट वी कैन डू द सेम। तो अब प्रश्न उठा कि ये मेंटल क्षेत्र क्या करती है? थॉट्स, किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस मेंटल क्षेत्र, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनोमय कोश, द क्षेत्र दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। नेक्स्ट वन इज डाउट्स, हमें शंकित भी हो सकता है कि सही को गलत, गलत को सही समझने लगे। एक्सलरेशन, हमें हर्ष उल्लास में ले जाने वाला भी यही है। डिप्रेशन, हमें अवसाद में ले जाने वाला भी यही है। हमें तनाव में डालने वाला भी यही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डेवलप और टू स्ट्रेंथन दिस मेंटल क्षेत्र, मनोमय कोश। खासकर जो व्यक्ति विशेष, जो विद्यार्थी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर प्रशासनिक प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अति आवश्यक है कि हम ऐसे दैनिक जीवन में, जीवन शैली में उन अभ्यासों को सम्मिलित करें दैट लीड्स टू स्ट्रेंथन दिस मेंटल क्षेत्र। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल क्षेत्र।
अब प्रश्न उठा कि इंटेलेक्चुअल क्षेत्र क्या है। इंटेलेक्चुअल क्षेत्र मीन्स दैट डिसाइड्स, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग दैट इज डिसाइडेड बाय द इंटेलेक्चुअल क्षेत्र, हिंदी में हम कहेंगे विज्ञान में कोश। एंड वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड, आवर माइंड वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्षेत्र। किसी भी व्यक्ति विशेष का मन कार्य करता है इंटेलेक्चुअल क्षेत्र विज्ञान में कोश के दिशा निर्देश में। वो गलत दिशा देगा तो गलत रास्ते पर चलेंगे आप, वो सही दिशा देगा सही रास्ते पर चलेंगे आप। तो ये तीनों लेयर, वी हैव टू डेवलप ऑल दीज 3 बॉडी लेयर्स। कैसे करेंगे? कुछ अभ्यासों की बात आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। कितने लेयर्स थी? कितनों की बात होगी? 2 की बात होगी ना। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 मेन लेयर्स। अगेन आई रिपीट, फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी। एंड एस्ट्रल बॉडी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, जिसकी चर्चा हो चुकी है। कौन कौन सी? प्राणिक, मेंटल, इंटेलेक्चुअल। प्राणिक क्षेत्र की बात भी की थी। तीसरा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कॉजल बॉडी। हिंदी में हम कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी। Causal body is a seed body. Our every action is stored in the depth of unconscious mind. We should keep in our mind. मस्तिष्क में आप लोग पूर्णतः बैठा लो कि जो भी गतिविधि हम दैनिक जीवन में करते हैं, everything is stored in the depth of unconscious mind. वो हमारे अचेतन मन की गहराई में छुपा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। चर्चा हुई थी कि दिस इज अ सीड बॉडी, बीज है, शरीर है। तो कहावत आपने सुनी होगी कि जैसे हम बीज बोएंगे वैसा पौधा उगेगा। अगर बबूल का बीज आपने बो दिया है, आप अपेक्षा करें कि आपको चंदन मिले, वो तो संभव नहीं है। इट मीन्स यहां बात होती है गीता की, रिजेंबल करते हैं ना दोनों, योग कर्म सुकौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है, बिना उसके फल की इच्छा के। यही बात है इसमें कि एवरी कर्मा इज स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड, और किसी दिन ना किसी दिन वो उछाल मारेगा और कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 बॉडीज। ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 बॉडीज, बाय 2 बॉडीज आई मीन फिजिकल, एस्ट्रल, डिपेंड्स ऑन आवर कॉजल बॉडी। आप देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे, दुनिया भर के सारा ताम झाम उन्होंने जीवन में अपना लिया, फिर भी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है। इट मीन्स देयर इज अ डिफेक्ट इन द कॉजल बॉडी। तो ये तो हमने कंसेप्ट की बात की। तो आज के दिन आपकी शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, शायद एनईपी से पहले ना, या एनईपी के तहत भी आपकी शिक्षा हुई है, जो एनईपी 2020 उसके पहले हो चुकी है ना। अभी जितना भी करिकुलम है, अभी जितना भी पाठ्यक्रम है, एज पर एनईपी 2020, जबकि छत्तीसगढ़ में तो अभी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, पूर्ण रूप से इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं देश की, चाहे बीएचयू की बात करें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, उन्होंने तो शायद 3रा साल चल रहा है उनका, उसमें एसेंशियली उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में, अपने करिकुलम में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। होलिस्टिक मीन्स समग्र विकास, समग्र। और होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ जिस टर्मिनोलॉजी का एनईपी में उपयोग किया गया है, वो टर्मिनोलॉजी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। क्योंकि रिसर्च स्टडीज रिवेल्ड दैट, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट रहा हो या हो, तो आप देखेंगे जितनी भी टॉप रिसर्चेज हैं, दीज आर पब्लिश्ड इन द जर्नल्स, इंडेक्स्ड इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड सेंट्रल, जितने भी डेटाबेसेस हैं, जितने भी डेटा बैंक हैं, टॉप डेटा बैंक है, टॉप डेटाबेसेस हैं। तो उन टॉप डेटाबेसेस में चाहे स्कोपस की बात हो, चाहे वेब ऑफ साइंस की बात हो, या बायोमेडिकल रिसर्चेस की जो पबमेड की बात हो, हर स्टडी ये कहती है कि विदाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, बिना एकीकृत विकास के, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल,
नो वन कैन एक्सेल इन हिज और हर फील्ड, वो अपने किसी भी क्षेत्र में एक्सेल नहीं कर सकता। तो हमें, बल्कि अभी तो अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो इन चारों शब्दों को पहले समझते हैं, थोड़ा सा फिर स्पेसिफिक बात करेंगे। कितनों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है? 4 का। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। लेकिन यू विल बी एग्री विद माई स्टेटमेंट कि वी आर लैकिंग इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम सब उसको अन्यथा मत लीजिए, स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी है। आध्यात्मिकता के बिना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बिना व्यक्ति का होलसम डेवलपमेंट संभव नहीं है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट संभव नहीं है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, काल्पनिक एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। इन चारों में से पहला कौन? बॉडी। बताने की आवश्यकता नहीं, इसकी चर्चा तो हम जो 3 लेयर्स की चर्चा कर रहे थे वहां भी कर चुके हैं कि जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्थिरता आई, क्षीण होना शुरू हुआ, कहानी खत्म, चर्चा हो चुकी है। तो बॉडी का कंसेप्ट तो वही है, लेकिन बॉडी इज लाइक ए होलोग्राम। हमारा शरीर एक होलोग्राम की तरह है। आप पढ़ते हो ना होलोग्राम, कि अगर उसको विभिन्न भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग में वो विशेषताएं होंगी जो एज ए होल थी। तो शरीर तो वही है, लाइक ए होलोग्राम, बट दिस इज इफेक्टेड बाय माइंड। 1970 के दशक में मान्यता थी कि बॉडी और माइंड सेपरेट फील्ड है, देयर इज नो इंटीग्रेशन। बट एज पर न्यू स्टडीज, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द माइंड अनिवार्य रूप से शरीर को प्रभावित करेगा। एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी अनिवार्य रूप से हमारे माइंड को प्रभावित करेगा, दोनों। लेकिन 1900 इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज यह मान्यता थी, लेकिन नो क्लिनिकल स्टडी वाज कंडक्टेड। कोई क्लिनिकल स्टडी के आधार पर नहीं था। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। उनको ऑब्जर्व किया, लगा ऐसा, उन्होंने अपना कथन, अपने व्यक्तिगत विचार उड़ेल दिए। लेकिन नाउअडेज बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो बॉडी माइंड से संबंधित 2 विशेषताएं हैं जो अनिवार्य रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, आवर इमोशंस एंड आवर थॉट्स। जो हमारे इमोशंस है और थॉट्स, हमारे संवेग है और हमारे विचार है। और विचार तो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। भाई 2 ही प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे ना, एक नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव होंगे। रिसर्च स्टडीज यह भी सिद्ध कर चुकी हैं कि पॉजिटिव थॉट्स से लाइफ फोर्स एनर्जी जनरेट होती है, कि लाइफ फोर्स एनर्जी इज जनरेटेड बाय पॉजिटिव थॉट्स। और लाइफ फोर्स एनर्जी जनरेट होगी एंड द इंडिविजुअल विल एक्सेल इन एनी फील्ड। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, चाहे गायन की बात हो, किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े जितने भी दिग्गज हैं ना देश के, या पूरे ग्लोबल लेवल पर भी बात करें, कहीं ना कहीं दे आर फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। दूसरा था इमोशंस। हम सब सर्कुलेटरी सिस्टम का तो नाम सुना है ना, हम सब जानते हैं ना कि वेयर द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, वेन्स, थिनेस्ट क्या है, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, आप पढ़ चुके हैं। द ब्लड फ्लोज, और उसमें ब्लॉकेज का काम कौन करता है? एडिपोसिटी, फैट डिपॉजिट, मानते हो ना, फैट डिपॉजिट। तो अगर फैट डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल्स में तो क्या रिस्क रहेगा? कार्डिक रिस्क रहेगा। उसी तरह से जो लाइफ फोर्स एनर्जी ही है जो शरीर में फ्लो करती है, उसमें नेगेटिव थॉट्स वर्क्स एज ए ब्लॉकेज। जिस प्रकार से फैट डिपॉजिट रक्त नालिकाओं में एक ब्लॉकेज का काम करता है, उसी तरह से जो फ्लो है लाइफ फोर्स एनर्जी का, उसमें नेगेटिव थॉट्स ब्लॉकेज का काम करते हैं। और ब्लॉकेज हुआ तो लाइफ फोर्स एनर्जी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। लाइफ फोर्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता। तो सकारात्मकता जरूरी है। अगर सकारात्मक विचार नहीं होंगे तो नो वन कैन एक्सेल। उसका साइंटिफिक रीजन ये है। और आज की जो जनरेशन है वो विचारों पर आधारित बातों पर विश्वास नहीं करती है, लॉजिकल बातों पर विश्वास करती है कि दैट इज प्रूव्ड बाय द रिसर्च स्टडीज, जिनको कि रिसर्च स्टडीज द्वारा सिद्ध कर दिया। अब बात करते हैं माइंड की।
माइंड की बात करें, मैं एक बड़े प्रगाढ़ विद्वान का भाषण सुन रहा था, ऋषिकेश के थे। उन्होंने माइंड के बारे में एक छलकती हुई बात तो कही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है माइंड के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारा माइंड तो बेवफा सनम है। शब्द छलकता हुआ सा लगेगा, लेकिन दिस वर्ड हैज ए डीप मीनिंग। बेवफा कौन? जो आपका सगा ना हो। तो माइंड हमारा है, हमने ग्रहण कर रखा है, लेकिन फिर भी वह अपना नहीं है। वो कभी आपका है, कभी आपका नहीं है। ध्यान दीजिए। तो वी शुड नॉट ऑपरेट आवर सेल्स विद द माइंड, और माइंड को ऐसा बनाए जो सही दिशा निर्देश दे। तो ऐसा क्या करें? कितनों का इंटीग्रेशन था? 4 का था ना। कौन कौन सा? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। बुद्धि भी साथ थी, बुद्धि की बात करते हैं। माइंड के बारे में दोबारा से लौटकर आएंगे, पहले इंटेलेक्ट को समझ लेते। इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? कोई भी मैसेज होता है, मैसेज, वो ग्रहण कौन करता है? हु रिसीव्स अवर मैसेज? कुछ भी हुआ घटना, माइंड रिसीव करेगा ना, माइंड या ब्रेन रिसीव करेगा ना भाई, और वो डिसाइड करता है कि क्या करना है आपको। यू हैव टू टेक डिसीजंस। लेकिन माइंड, यहां माइंड का अर्थ मस्तिष्क मत लगाइए। मस्तिष्क, जो ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, या मन की बात कर रहे हैं। माइंड का जो हिंदी में शब्द को मानकर चलिए आप, मन, कि हमारा मन, ठीक। तो क्या मन निर्णय लेने की क्षमता रखता है? नहीं। मन ने मैसेज भेजा किसको? इंटेलेक्ट को? नहीं, माइंड तो मन ही है। हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। तो मन ने, मीन्स माइंड ने मैसेज भेजा किसको? नो, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को। दैट डिसाइड्स कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। वो आपको दिशा निर्देशित करेगी कि हाँ भाई सही है, ऐसा करो। तो जब तक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट, वी विल नॉट बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस। कोई भी व्यक्ति विशेष अच्छे निर्णय ले नहीं सकता जीवन में। और कुछ व्यक्ति अच्छे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड का भी डेवलपमेंट हुआ है, अपना इंटेलेक्ट। और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, काल्पनिक, अन्यथा मत लीजिएगा। 2 बच्चियां हैं, कल्पना कीजिए, दोनों पढ़ रही हैं कहीं कॉलेज में। दोनों का झगड़ा हो गया। ईगो है, ईगो रिजाइड्स इन आवर माइंड। हमारा ईगो मीन्स सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। मैं, मेरे से बड़ा कौन? तो बच्ची को सेल्फ आइडेंटिटी है, ईगो। उसने कहा अच्छा मेरे सामने बोल रही है, लगा दिया थप्पड़ लगा दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बात गई। प्रिंसिपल ने कहा कि इन्फ्रिंजमेंट, गलती सीरियस है, 1 साल के लिए बच्चे को रेस्टिकेट करो। गलती क्यों की? किसके दिशा निर्देश में कर डाला? माइंड के। अगर वहां इंटेलेक्ट का उपयोग कर लिया होता, कि इसका निर्णय, इंटेलेक्ट से बात की होती है ना ठीक से, तो इंटेलेक्ट कहती कि नहीं ऐसा करेगी, रेस्टिकेट भी हो सकती है, ध्यान रख, तो हाथ वापस खींचती। लेकिन वहां भी अंत में व्यक्ति विशेष का इंटेलेक्ट ही मदद करता। बाद में इंटेलेक्ट ने कहा कि बचना है तो माफी मांग लो रिटर्न में, और उस 1 साल के रेस्ट्रिक्शन से बचे। एग्जाम्पल है सिंपल सा। इट मीन्स माइंड के साथ साथ हर व्यक्ति विशेष को अपने इंटेलेक्ट का उपयोग, तो माइंड और इंटेलेक्ट का जिस व्यक्ति विशेष का, ये तो ऑटोमेटिक है। आप कहोगे नहीं मैं इंटेलेक्ट के साथ इंटीग्रेशन करूंगा, ऐसा नहीं है। दैट ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस, वो आपकी इंटीग्रेशन से नहीं। तो वी हैव टू डेवलप आवर सेल्व्स इन सच ए वे, हमें अपने आप को इस रूप में विकसित करना है कि इन चारों का इंटीग्रेशन रहे, सेपरेशन ना रहे। कितनों की बात कर चुके हैं? 3 की। चौथा, सोल। सोल इज ए कोर, रूट वी कैरी फॉर एवर, जो नश्वर नहीं है। ये कोई कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। यू विल फाइंड सेवरल फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक स्टडीज ऑन सोल ऑल्सो। इसको भी सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कपिल शर्मा शो देखते हैं आप? क्यों देखते हो भाई? यानी रिफ्रेश, तनाव विहीन अपने आप को करना चाहते हो ना? ठीक है,
कपिल शर्मा ने जोक सुनाया, चर्चा हो चुकी है। वो मैसेज रिसीव किसने किया? माइंड ने किया। माइंड में क्षमता है कि आपको कहे हंस या ना हंस? नहीं है ना। माइंड ने तत्काल क्षणिक मैसेज भेजा किसको? इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट ने कहा हंसने लायक है तो आप हंसे, और हंसने लायक नहीं होता, अरे आज तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये कैसा जोक है। माइंड कहेगा ना भाई, मानते हो इस बात को? ठीक। लेकिन वो जो ह्यूमर मिला आपको, जिसमें केवल दो का सम्मिलन था, जिसमें दो का इन्वॉल्वमेंट था, किस किस का? माइंड का, इंटेलेक्ट का। ध्यान दीजिए, समझिए सेंटेंस को। वो ह्यूमर आपको क्षणिक मिलेगा, वो केवल स्पॉन्टेनियस है, दीर्घकालिक नहीं है। उसका उस आनंद की अनुभूति आप दीर्घकालिक नहीं लेंगे। बस जब तक टीवी शो के सामने बैठे तब तक उस आनंद की आपको अनुभूति होगी। लेकिन आप डिलेड ह्यूमर लेना चाहते हैं, एक दीर्घकालिक उसका प्रभाव लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर सोल इन दैट। जब तक शुद्ध आत्मा के साथ और आत्मा के इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो जो कंप्लीट ह्यूमर है और दीर्घकालिक ह्यूमर मिलेगा आपको, वो आनंद दीर्घकालिक समय तक रहेगा। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, आप कपिल शर्मा शो देख रहे थे, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं था सोल का, केवल इंटेलेक्ट और माइंड था, थोड़ी देर के लिए खुश हुए, फिर वही रोने पीटने में आ जाओगे। लेकिन वो ह्यूमर दीर्घकालिक रहेगा, तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर सोल इन दैट ऑल्सो। इसलिए नई करिकुलम में, नई एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनिवार्य रूप से स्कूल लेवल पर भी और हायर एजुकेशन में भी, उच्च शिक्षा में भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। ठीक, आगे चलते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या है, हाउ दिस, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें होंगी एंड आई होप यू विल कोऑपरेट विद। अगर कहीं लगता है कहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि भाई 100% ग्रहणशीलता तो मैक्सिमम 15 मिनट रहेगी, उसके बाद तो थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू होगी। तो कोशिश करेंगे कि आवर पर्पज इज, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिले द रिजेक्टिंग टाइम। अब बात करते हैं कि हाउ दिस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द मीन्स एंड मेथड्स बाय यूजिंग दैट हम अपना आध्यात्मिक विकास करें। एज पर योगिक साइंसेस, एज पर वैदिक साइंसेस, इन आवर बॉडी देर आर 72,000 नाडीज। थोड़ा सा इसको एक स्पिरिचुअलिटी के पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। देर आर 72,000 नाडीज। Then the question arises, what do you mean by nadis? और आपकी तैयारी से इसका क्या संबंध है, उसकी चर्चा भी करेंगे। आपकी प्रिपरेशन में ये अपनी सहभागिता कैसे करेगी और उसको इसमें आपको एक्सेल करने में क्या मदद करेगी, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। तो what do you mean by nadis? Nadis are micro vessels where the prana flows। जैसे अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जहां रक्त प्रवाह करता है, दिस ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, सेम एक पैरेलल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नाडीज, सिस्टम ऑफ चैनल्स, वेयर द प्राण फ्लोज। प्राण मीन्स लड़कियां आपस में लड़ती है तो कहती होंगी मैं तेरे प्राण निकाल दूंगी, कहती है ना। प्राण मीन्स जीवन शक्ति, कि मैं तेरे को जीवन शक्ति से विहीन कर दूंगी। है परिकल्पनापूर्ण पर कहती तो है ना ऐसा, प्राण तो नहीं निकाल सकती लेकिन कहती है मैं तेरे प्राण निकाल दूंगी। प्राण मीन्स, अब और अच्छी भाषा में, एक और शुद्ध भाषा में, प्राण इज द ड्रॉप ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन आवर बॉडी एंड वी आर अलाइव। कि ब्रह्मांडीय चेतना की ड्रॉप, छोटा अंश जिसने व्यक्तिगत रूप धारण किया और शरीर में प्रवेश किए है और जो हमें जीवित रखे, दैट इज नोन एज आवर प्राण, जीवन शक्ति। और वो प्राण स्थिर अवस्था में नहीं है शरीर में, वो किस अवस्था में है? इन ए फ्लो, एंड दैट फ्लो थ्रू नाड़ीज। वो प्राण प्रवाह कहां से करता है? नाड़ियों से करता है। ठीक है, लेकिन हम तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। यहां चर्चा का विषय है रिजुवेनेशन, नवोन्मेष, हाउ टू बिकम यंग अगेन।
एक नवोन्मेष कैसे रहे हमेशा हमारा। तो आउट ऑफ 72,000 नाड़ीज, ध्यान दीजिए 3 आर मेन। इन 72,000 में से जो हम सबके लिए जिसका सिग्निफिकेंस, जिसका महत्व सबसे अधिक है, वो कितनी है? 3। योगिक भाषा में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना कि वी हैव 3 डिफरेंट नाड़ीज, 3 डिफरेंट मेन नाड़ीज आउट ऑफ 72,000। ईडा नाड़ी, छलकती भाषा में, इन लेमेन्स लैंग्वेज, ईडा नाड़ी मीन्स आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ध्यान दीजिए। और दिस नॉस्ट्रिल हैज ए कोल्ड इफेक्ट, उसके शीत प्रभाव हैं। और शीतलता को प्रदर्शित हम किससे करते हैं? हमेशा चांद से करते हैं, चंद्रमा से। ड्यू टू इट्स कोल्ड इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज चंद्र नाड़ी। लेकिन अब तक के वक्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण बात, दिस नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम। हमारे उत्सर्जन तंत्र का नियंत्रण हमारी ईडा नाड़ी करती है। पासिंग ऑफ स्टूल, पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ स्वेट, इन सब का निष्कासन करने के लिए उत्तरदायी कौन है? ईडा नाड़ी। किसी को एक डाइजेस्टिव ट्रबल्स हुई, स्टूल का पासिंग ठीक नहीं है, पसीने ठीक से नहीं आते हैं, टॉक्सिक बॉडी हो गई है, तो उसका रूट कॉज क्या है? डिफेक्ट ऑफ ईडा नाड़ी। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स लेके क्षणिक रूप से उसका निवारण कर लेते हैं। लेकिन वी शुड रेक्टिफाई द रूट कॉज, द डिफेक्ट ऑफ आवर ईडा नाड़ी। इट मीन्स ईडा नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच सिस्टम? एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। कितनी मुख्य है? 3। नेक्स्ट नाड़ी इज नोन एज पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी हैज वार्म इफेक्ट। और उष्णता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सन से। ड्यू टू इट्स वार्म इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज सूर्य नाड़ी। ईडा नाड़ी किस तंत्र को नियंत्रित करती थी? एक्सक्रेटरी। दिस नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ 2 मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक भूमिका है जिनकी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और आप एग्री होंगे मेरे स्टेटमेंट से कि ये तीनों सिस्टम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी। कोई भी व्यक्ति उच्चतम शिखर तक का स्वास्थ्य प्राप्त कर ही नहीं सकता जब तक कि ये तीनों सिस्टम ऑप्टिमल लेवल तक कार्य ना करें। तो अब प्रश्न उठा कि ऑप्टिमल लेवल तक ये सभी तंत्र कार्य करें और हमारा नवोन्मेष हो, हमारा रिजुविनेशन हो, हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें। उसके लिए बैलेंस बिटवीन दीज 2 नाड़ी इज रिक्वायर्ड। इन दोनों के बीच में हम सबको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है। प्लीज ट्राई टू रिकॉल योर पास्ट। भूतकाल की कल्पना कीजिए। बीमार पड़े, कभी तो बीमार पड़े होंगे ना। बीमार को छोड़िए, बुखार चढ़ा होगा तो याद कीजिए आवर 1 नॉस्ट्रिल ब्लॉक्स। कभी भी देख लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति विशेष बीमार पड़ता है, कोई व्याधि उत्पन्न होती है, तो या वायरल होता है, कुछ भी होता है, तो एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक होता है। इट मींस इम्बैलेंस टेक्स प्लेस इन बिटवीन 2 नाड़ीज। तो कंक्लूजन क्या निकला? फॉर द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी इज रिक्वायर्ड। कि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस तैयारी के साथ साथ कि वी शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी। स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कैसी तैयारी? अगर रिजुविनेशन नहीं होगा तैयारी कर ही नहीं सकता, माइंड डाइवर्ट होगा। मानते हो ना इस बात को? तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है कि वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन 2 नाड़ीज, ईडा एंड पिंगला नाड़ी। क्यों? फॉर रिजुविनेशन। एक संस्कृत में श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि रोगी शरीर से तो धर्म की साधना भी संभव नहीं है। तो तैयारी कहां? कोई धर्म की साधना तक नहीं कर सकता रोगी शरीर से, तो तैयारी कैसी? तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है? वी हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी। दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ 3rd मेन नाड़ी। कुल कितनी थी मुख्य? 3 थी। दैट इज नोन एज सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मीन्स द जंक्शन बिटवीन दीज 2।
that crosses our spinal cord, that is situated at our spinal cord. Ida Nadi, Pingla Nadi, in between Sushmana, that is responsible for maintaining the balance between these two nadis. We have to maintain the balance. हमें संतुलन स्थापित करना है ईडा पिंगला के बीच में, अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो हैं तो। और किसके द्वारा हुआ? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हुआ। क्लियर? कैसे? बाय द हेल्प ऑफ चक्रास। एक नाड़ियों के बाद एक शब्द हो रहा है चक्रास। चक्रास नाड़ियां क्या थी? माइक्रोवेसल्स, जो क्या करती थी? वेयर द प्राण फ्लोज। चक्रास आर आवर एनर्जी सेंटर्स। चक्र हमारे ऊर्जा के केंद्र। इट मीन्स इट इज प्रूव्ड बाय डिफरेंट रिसर्च स्टडीज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, कि शरीर स्वतः ही इस प्रकार से शरीर की संरचना है कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उत्पादित होती हैं हमारे शरीर में। तो देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स, 7 विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उत्पादित होती हैं हमारे शरीर में। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड, और उनको कहा जाता है चक्र, एनर्जी सेंटर्स। तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, दीज आर 7 एनर्जी सेंटर्स। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ईडा पिंगला में संतुलन स्थापित करना। किसके द्वारा? सुषुम्ना के द्वारा। सुषुम्ना ने किसकी सहायता ली? चक्रों की। चक्र मीन्स एनर्जी सेंटर्स। कितने चक्र? 7। फॉर एग्जाम्पल एक की बात करते हैं, जैसे द फर्स्ट चक्र मूलाधार। मूलाधार मीन्स मूल आधार। इट मीन्स दिस चक्र इज सिचुएटेड एट द ओपनिंग ऑफ एनस, और अच्छी भाषा में कहें तो दिस इज सिचुएटेड एट आवर सुप्राइनियल ग्लैंड। और ये किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादित करता है? द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू इनोसेंस, अबोधता। जिसमें जिसका क्रियाशील मूलाधार चक्र होगा वो व्यक्ति विशेष बड़ा अबोध सा होगा, इनोसेंट होगा, बड़ा इनोसेंट सा लगेगा। उसमें चतुरता नहीं होगी, चालाकी नहीं होगी, वो लोगों को आकर्षित करेगा, कोई भी XYZ कोई भी। इसी तरह से दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज सिचुएटेड एट आवर सेक्सुअल ऑर्गन्स। मणिपुर चक्र सिचुएटेड एट आवर स्टमक और नियर टू एड्रिनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाज। नेक्स्ट इज अनाहत, सिचुएटेड एट आवर हार्ट और हार्ट रीजन। अगला है विशुद्धि चक्र, सिचुएटेड एट आवर थायराइड ग्लैंड, और वी कैन से दैट सिचुएटेड एट आवर नेक रीजन। अगला है महत्वपूर्ण विशुद्धि चक्र, that is situated at in between the eyebrows, or we can say that is situated at our master gland, और master gland क्या है? Pituitary gland. And the last chakra is situated at the vertex top of the head, or we can say that is situated at our smallest gland of the body, that is known as pineal gland. Clear हो गया? क्यों चर्चा कर रहे हैं? रिजुवेनेशन के लिए अच्छी तैयारी करें, मन लगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, रिजुवेनेशन हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बैलेंस। किस किस के बीच? ईडा पिंगला किसने किया? सुषुम्ना ने किया। किसके माध्यम से? कितनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ? 2 का। किस किस का? नाड़ीज एंड चक्र। ईडा पिंगला के बीच में संतुलन सुषुम्ना के द्वारा चक्रों के सम्मिलन से, बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्टिवेट करके, जागृत करके, एंड द स्पिरिचुअल एनर्जी इज नोन एज कुंडलनी योग की भाषा में। तो तीसरा शब्द हमारे सामने आया कुंडलनी। तो 2 शब्दों को तो हम ठीक से समझ चुके हैं, कौन कौन से को? नाड़ियां, चक्र। तो एक तीसरा शब्द हम सबके सामने आया, कुंडलनी। It means that is known as our spiritual energy. Every individual in this universe is born with the spiritual energy. यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, वो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है, हिडन है। We have to activate that spiritual power. हम सबको आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना, and that आध्यात्मिक शक्ति, that spiritual power is known as, बात हुई ना, कुंडलनी।
इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, अजागृत अवस्था में, दैट कुंडलिनी रिजाइड्स एट अवर मूलाधार चक्र. मूलाधार चक्र मीन्स एट द ओपनिंग ऑफ एनस, और वी कैन से दैट एट द सैक्रल बोन, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर स्पाइनल कॉर्ड. जो सैक्रम है उस सैक्रम पर स्थित है क्या कुंडलिनी मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी. देखो, वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड आफ्टर हियरिंग दीज टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज. मैं साक्ष्य के साथ बताऊंगा कि ये कहां कहां इन सबका उल्लेख है, क्या है रेफरेंसेस हैं इसके, एंड दीज आर पब्लिश्ड इन द बायोमेडिकल रिसर्च जर्नल्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि, तो वी शुड नॉट लिंक दीज थॉट्स विद द रिलीजन. हमें इन सब बातों की को जोड़ना नहीं चाहिए किसी रिलीजन से. धर्म विशेष की बात नहीं है. रिलीजन की हम बात करें, रिलीजन क्या है? Religion has only one characteristic, that is 100% based on faith. चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो पृथ्वी का, एक ही कैरेक्टरिस्टिक है. यू विल एग्री विद माय स्टेटमेंट, दैट इज 100% डिपेंड्स ऑन फेथ. विश्वास है. कोई क्लिनिकल रिसर्च हुई है क्या धर्म पर? नहीं देखा कभी. कोई साइंटिफिक स्टडी देखी कभी? नहीं. बट दीज थॉट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फेथ. ये सब बातें केवल विश्वास पर आधारित नहीं है. विश्वास की बातें नहीं कर रहे हैं. दीज थॉट्स, यह विचार, ये मान्यताएं, यह कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट हैज 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट दीज फ्रॉम रिलीजन. दीज आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर. दुनिया भर के प्रयोग हो चुके हैं. दिस इज एग्जिस्टेंशियल एंड दिस इज एक्सपीरियंशियल. यू कैन फील द एक्सपीरियंस. धर्म में आपने पूजा पाठ की, उसका एक्सपीरियंस नहीं, फेथ है. इसमें तो स्पॉन्टेनियस और दीर्घकालिक प्रभाव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट सब देखने को मिलेंगे आपको. लेकिन रास्ते से हम भटके ना, दोबारा से आते हैं वहीं पर. बीच में चर्चा इसलिए की कि वी शुड नॉट लिंक दिस विद रिलीजन. दोबारा से लौट कर आते हैं. क्या करना हमें? संतुलन स्थापित करना है. क्यों करना है? रिजुवेनेशन के लिए. किस किस के बीच? ईडा पिंगला के बीच. किसके द्वारा? सुषुम्ना के द्वारा. किसके माध्यम से? चक्रों के माध्यम. चक्रों ने किसकी सहायता ली? कुंडलिनी. एक्टिवेट करना है. इन एक्टिवेटेड स्टेट में कुंडलिनी कहाँ है? सैक्रल बोन पर है. दिस बोन इज नोन एज होली बोन. पवित्र अस्थि कहा गया है सब धर्मों में. आई विल गिव यू द साइटेशंस ऑफ दैट. ठीक. इन एक्टिवेटेड स्टेट में वो, लेकिन कुंडलिनी को समझ लें क्या है. कुंडलिनी हैज 3 यूनिवर्सल मोड्स. 3 यूनिवर्सल मोड्स होते हैं कुंडलिनी में. ये तो आप मानते हो ना कि दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी. मानते हो ना, जिससे शरीर बना, प्रकृति बनी है. तो दिस प्रकृति हैज 3 यूनिवर्सल मोड्स. सेम इज एप्लीकेबल हियर. दिस कुंडलिनी, दिस स्पिरिचुअल एनर्जी हैज 3 यूनिवर्सल मोड्स. किसी भौतिक शेप में इसको जानना चाहें, दिस इज लाइक ए रोप और स्नेक हैविंग 3.5 राउंड्स एंड ईच राउंड हैज ए स्पेसिफिकेशन. तो कितने मोड है? 3. प्रकृति में भी और बॉडी में भी, मीन्स कुंडलिनी में भी, स्पिरिचुअल एनर्जी में भी. फर्स्ट वन इज ए सत्व. सत्व, सत्व मीन्स जिसमें यह मोड डोमिनेट करेगा, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट. वो व्यक्ति विशेष ऊर्जावान और प्रकाशवान होगा. सेकंड यूनिवर्सल मोड इज नोन एज रजस. जिसमें इस मोड की अधिकता होगी, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ वासनाज एंड क्रियाज. वो व्यक्ति विशेष वासनाओं क्रियाओं से भरा होगा. थर्ड यूनिवर्सल मोड इज नोन एज तमस. जिसमें इसकी अधिकता होगी, द इंडिविजुअल विल बी डल माइंडेड. बुद्धि विहीन. वो कितनी भी तैयारी कर ले, कंपटीशन में क्या पार्टिसिपेट करेगा, कोई समझा ही नहीं सकता. जड़ बुद्धि सुना होगा आपने. बट वी ऑल हैव दीज 3 यूनिवर्सल मोड्स. हम सब में ये तीनों यूनिवर्सल मोड हैं. वी हैव सत्व ऑल्सो, वी हैव रजस ऑल्सो एंड वी हैव तमस ऑल्सो. लेकिन प्रपोर्शन इज डिफरेंट अमंग ऑल ऑफ अस. प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपात अलग अलग है. जिस व्यक्ति विशेष में सत्व की अधिकता होगी, वो जीवन में अधिक सफल होगा. और जिसमें रजस और तमस की अधिकता होगी, वो कम सफल होगा. सामान्य सी बात है. लेकिन बट हमें तीनों यूनिवर्सल मोड्स ही चाहिए, लेकिन अधिकता होनी चाहिए सत्व की.
तो ऐसा कुछ करें जीवन में, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे अभ्यासों को सम्मिलित करें दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सत्व। ठीक, इनएक्टिवेटेड स्टेट में कहां पर है कुंडलिनी? सैक्रल बोन पर, सुप्राइनियल ग्लैंड पर। थ्रू रेगुलर प्रैक्टिसेस there are different means and methods by using that we can activate that spiritual power। दुनिया भर के तरीके हैं। कर्म योगी कहता है कि मैं कर्म अच्छा करूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप एक्टिवेट होगी। मंत्र योगी try to do the same by the recitation of mantras। राज योगी by the help of the meditative practices do the same। हठ योगी by the help of hठ practices, forceful practices do the same। It means there are various means and methods which are available। By practicing that we can activate that spiritual power। तो हमें अपने जीवन में कोई ऐसा एक अभ्यास तो 10-15 मिनट सम्मिलित करना चाहिए that will lead to the activation of this spiritual energy। Through regular practice this spiritual energy starts activating। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, that reaches at the pineal gland, that reaches at the vertex and the self realization takes place। लेकिन एक अच्छी भाषा में एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्स प्लेस, कि हमारी चेतना का विस्तार होता है, चेतना का विस्तार। तो आप में से साइकोलॉजी बैकग्राउंड के कौन है? साइकोलॉजी के आप हैं, ठीक है। चेतना का विस्तार, मनोविज्ञान में हमारे कॉन्शियसनेस के 3 स्टेट्स बताए गए, 3 दशाएं बताई गई हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जबकि स्पिरिचुअलिटी और योग कहता है कि मनोविज्ञान अधूरा। देयर इज अ 4th स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो दैट इज नोन एज अ सुपर कॉन्शियस माइंड, परम चेतन मन। तो केवल आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को, बट यू कैन इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ आवर सुपर कॉन्शियस माइंड ऑल्सो। काल्पनिक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, मेरे से कम 25 साल छोटे हैं, कम से कम, ठीक है। आई एम ए स्पीकर एट प्रेजेंट, ही इज ए लिसनर, स्टूडेंट नहीं है, लिसनर है, स्टूडेंट, ही इज ए लिसनर। हो सकता है कल ये स्पीकर हो, मैं लिसनर हूं, वो तो चलता रहेगा। लेकिन आज, और ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता में सफल होकर और बहुत अच्छे पद पर, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आसीन हो गए, ठीक। आज से कुछ साल बाद ये भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैं रिटायर हो चुका हूँगा। कल्पना कीजिए 20 साल बाद वी मेट एट ए रेलवे स्टेशन। इन्होंने देखा कि तो राजीव चौधरी है, फेस तो बदल चुका होगा, बुढ़ा फेस हो चुका होगा, आधा तो हो गया, आधा और हो जाएगा। लेकिन ही आइडेंटिफाइड क्यों, ही इज राजीव चौधरी। केम टू मी, सर यू डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन रिजुवेनेशन। यंग है, रहा होगा 20 साल बाद ये यंग। याद आया इनको, आई ट्राई टू रिकॉल, मेरे कॉन्शियस माइंड ने, मेरे चेतन मन ने प्रयास किया याद करने का कि वेयर आई डिलीवर्ड ए लेक्चर, कहाँ मैंने लेक्चर दिया था। स्मरण शक्ति तो क्षीण हो गई, मान लीजिए, अनेबल टू रिकॉल। ये मुझे कहते हैं, अरे सर बुढ़ापे के लक्षण उजागर हो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने एक एकेडमी में एक लेक्चर दिया था। ध्यान दीजिए, मेरे कॉन्शियस माइंड ने, मेरे चेतन मन ने सोचना बंद कर दिया था कि मैं कहां था। हम दूसरी बातों में दोनों लीन हो गए थे। फिर भी 10 मिनट बाद हम बात कर रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और मैं उस क्षेत्र में सोच नहीं रहा था, मेरा कॉन्शियस माइंड सोच नहीं रहा था, लेकिन अचानक मुझे याद आ गया, यस आई डिलीवर्ड ए लेक्चर इन द एकेडमी। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं करता, उसके बाद भी उसको कोई ना कोई असिस्ट करता रहता है, उसका एक असिस्टेंट है। दैट असिस्टेंस इज नोन एज द फंक्शनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो आप जितने भी तैयारी करते हो, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं होगी, तो आपके कॉन्शियस माइंड याद नहीं रख पाएगा, उतनी अच्छी तैयारी आप नहीं कर सकते। तो आप सबके लिए तो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जितना इंप्रूव होगा, जितना अधिक असिस्ट करेगा वो किसको, कॉन्शियस माइंड को, उतना ही आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। भाई एग्री होना इस बात से। जैसे कि एग्जांपल कि मेरे कॉन्शियस माइंड, कई बार आपको ऐसी ऐसी बातें भी याद आ जाएंगी कि आपने पढ़ा था और आप लिख रहे हैं, वो रिकॉल करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड ही। अगर वो वीक है तो दैट विल नॉट बी एबल टू असिस्ट योर कॉन्शियस माइंड, वो आपके कौनसे चेतन मन को असिस्ट ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। लेकिन योग तो यहां तक कहता है कि केवल यही नहीं, वह तो सुपर कॉन्शियस माइंड को भी विकसित करता है। तो अंदाजा लगाइए कि केवल सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग से इतना इंप्रूवमेंट होगा, तो सुपर कॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग से, इट मींस दैट विल कनेक्ट टू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस भी आपको मदद करेगी, वो ब्रह्मांडीय चेतना भी आपकी मदद करेगी। तो वी शुड नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ थॉट्स। तो ये बात थी कि हाउ वी एक्सपेंड आवर कॉन्शियसनेस एंड हेल्दी कैसे रहें, रिजुविनेशन कैसे हो। तो कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए। तो सबसे सरलतम है, यू शुड प्रैक्टिस ओनली 10 मिनट्स मेडिटेशन। 10-15 मिनट मेडिटेशन करके तो देखिए, तैयारी में फर्क ना आए तो मुझे कहिएगा, आप करके देखिए आप। ओनली 10 मिनट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। सहज योग मेडिटेशन सिंपलेस्ट है, सहज नाम से क्लियर है। एक प्रैक्टिस करके देखिएगा और उसके इफेक्ट तीनों तरह के हैं। तीसरा तो छोड़िए, दो तो मुख्य है। स्पॉन्टेनियस, आपकी मेंटल स्टेट स्पॉन्टेनियसली तत्काल प्रभाव दिखेंगे, कामनेस बिल्कुल, और दीर्घकालिक प्रभाव भी दिखेंगे, डिलेड इफेक्ट भी दिखेंगे। दो कंसेप्ट की ओर बात करूंगा जो आप सबके लिए है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वो जानना अति आवश्यक है। वैदिक साइंस में के अनुरूप हमें किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है, हर व्यक्ति विशेष के लिए जानना जरूरी है। स्पेशली आपके लिए तो जानना जरूरी है कि हाउ द ह्यूमन बीइंग इज व्यूड इन वैदिक साइंसेस। एज पर वैदिक साइंसेस वी ऑल हैव 3 एस्पेक्ट्स। ध्यान दीजिए, हम सबके केवल 3 ही पहलू हैं। कौन कौन से हैं? पहला पहलू तो वो है जो सब कॉन्सेप्ट्स में है। क्या हो सकता है? भौतिक शरीर, बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिसकी 2 बार चर्चा हो चुकी है अलग अलग कंसेप्ट्स में। लेकिन वैदिक साइंस में फिजिकल बॉडी के अलावा जो 2 पहलू है ना, वो थोड़े से अलग रूप में उल्लेखित हैं। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे, दूसरे रूप में उल्लेखित है। तो जो है, जो सेकंड है, जो दूसरा पहलू है, एक पहलू की तो बात कर चुके हैं हम, फिजिकल बॉडी, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, उसके एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है वर्किंग कॉन्शियसनेस। ध्यान दीजिए, वर्किंग कॉन्शियसनेस। वर्किंग कॉन्शियसनेस के देयर आर 4 सब पार्ट्स ऑफ द वर्किंग कॉन्शियसनेस। वर्किंग कॉन्शियसनेस के 4 सब पार्ट हैं और वी हैव टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग कॉन्शियसनेस। सबके लिए जरूरी है। कौन कौन से वर्किंग कॉन्शियसनेस का? पहला है माइंड, जिसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहां अलग रूप में प्रदर्शित है। माइंड के बारे में कहा गया, माइंड हैज ए ड्युअलिटी। हमारे माइंड में हर जगह, हर क्षण ड्युअलिटी है। अच्छा है तो बुरे की भावना भी है, गर्म है तो ठंडा भी है, प्लेजर है तो पेन भी है। यानी कि हमारे माइंड में ड्युअलिटी है, दोहरापन है, इकहरापन है नहीं, सिंगुलरिटी नाम की चीज ही नहीं है माइंड में। दूसरा है इंटेलेक्ट, बुद्धि, जिसकी चर्चा दूसरे रूप में कर चुके हैं। कंसेप्ट इज सेम हियर, कंसेप्ट यही सेम है। दैट एनालाइजेस द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। जो सूचना हमें मिली, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और हम निर्णय लेते हैं, वी टेक एनी डिसीजन। तीसरा जो है, दैट इज नोन एज ईगो। The third sub part of second is working consciousness, that is known as ego, अहंकार, that is affected by pride। हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष IAS बन गया तो प्राइड, अहंकार उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहेगी। अगर उसको प्राइड की कोई कहानी नहीं है तो अहंकार कहां से उत्पन्न होगा?
कई बार प्राइड से भी अहंकार उत्पन्न होता है, द सेल्फ ऑफ एक सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो चित्त। चित्त मीन्स दैट इज नोन एज माइंड स्टफ, द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। वी कैन कंपेयर दिस विद ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट। सब कुछ उसमें संग्रहित है, सब कुछ। वो जो हमारी जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? चित्त, एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो कितने पहलुओं की बात कर ले? 4। कौन से के 4 की? सेकंड के 4 की। सेकंड क्या था? वर्किंग कॉन्शियसनेस था। पहला क्या था? फिजिकल बॉडी थी। तीसरा है प्योर कॉन्शियसनेस। कितना एक महत्वपूर्ण पहलू की चर्चा की है वैदिक साइंसेज में। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स देयर इज नो ड्यूअलिटी। कोई ड्यूअलिटी नहीं है, सिंगुलरिटी है। वो जो जिसको शुद्ध चेतना कहते हैं, सिंगुलरिटी है। कैसे? उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आपने डीएनए के फंक्शनिंग को तो जानते हैं आप सब। एक फीडबैक लूप उत्पन्न हुआ, किससे? डीएनए से। किसके पास भेजा? आरएनए के पास। आरएनए क्या किया? प्रोटीन बनना शुरू होंगे, शायद प्रोटीन बनना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जो कोशिका को जीवित रहने के लिए जो चाहिए उसने उसको दे दिया, है ना? वो फीडबैक लूप चला, फंक्शनिंग। सेम इज एप्लीकेबल हियर। इसको रिजेंबल करके समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से डीएनए से फीडबैक लूप शुरू होकर जो क्रियाएं घटित हुई और हमें कहां तक पहुंचाया? कोशिका को जीवित रखने लायक सब कुछ दिया गया। सेम इज यहां रिवर्स है। ए फीडबैक लूप इज गिवन बाय प्योर कॉन्शियसनेस। उसने एक्टिवेट किसको किया? पीछे वाले को। पीछे वाला क्या था? वर्किंग कॉन्शियसनेस। तो जितना भी एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है दैट इज रिमूव्ड बाय दैट। हर व्यक्ति, और गहरी बात करते हैं अभी, अधूरापन नहीं, पूर्णतः हम किसी ने, अगर हमारी स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस की बात करें तो हमारी स्टेट्स, हम 3 ही अवस्थाओं में रहते हैं। एक तो है कॉन्शियस स्टेट में, सेकंड है ड्रीमिंग स्टेट में, और एक है प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में। ध्यान दीजिए, पहली कौन सी है? कॉन्शियस मीन्स वी आर फैमिलियर अबाउट द सराउंडिंग्स। मैं बोल रहा हूं, सामने ये है और आप सामने बैठे, कि वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट द सराउंडिंग मीन्स वी ऑल आर इन ड्रीमिंग स्टेट। ड्रीमिंग स्टेट में कि वी आर नॉट फैमिलियर अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। भाई ड्रीम स्टेट में रहते हो आप तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जो जानकारी है क्या? कि वी आर अवेयर ओनली अबाउट द ड्रीमिंग वर्ल्ड, केवल ड्रीमिंग वर्ल्ड के बारे में है। क्लियर हुआ? और तीसरी है जो प्योर, एक दैट इज नोन एज ए डीप स्लीप। कई बार हम सब नींद की अवस्था में भी, डीप स्लीप की अवस्था में, वो भाग्यशाली है जिसको नींद डीप स्लीप हो। हमेशा हम सब डीप स्लीप में नहीं जाते हैं, हम ड्रीमिंग स्टेट में रहते हैं, मान के चलिए इस बात को। तो वी हैव टू एंटर इन ए डीप स्लीप। डीप स्लीप मीन्स ना ही तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में हमें कोई ज्ञान, ना ही हमें ड्रीमिंग का, कि वी आर इन ए पीस और ब्लेस, बिल्कुल एक शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कथन, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनके माध्यम से जो निद्रा की अवस्था में हम डीप स्लीप में प्रवेश करते हैं, वह उस आनंद की अनुभूति हम जागरूक अवस्था में ले सकते हैं। कि वी एंटर इनटू द डीप स्लीप ड्यूरिंग अवेयर, नॉट ड्यूरिंग द स्लीप। और उन सब में से सबसे उत्तम है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो एक ऐसा साधन है कि वी एंटर इनटू द डीप स्लीप इन द जागरूक अवस्था। इतनी सी बात। तो आप सबको उन सब क्रियाकलापों को, उन सब अभ्यासों को सम्मिलित करना चाहिए। एक अंतिम बात और कहूंगा, यदि इफ यू वांट टू एक्सेल, यदि आपको एक्सेल करना है तो यू शुड डेवलप 8 स्पिरिचुअल पावर्स। और उसको हम एक वैदिक भाषा में
एक यौगिक भाषा में कहा गया अष्ट शक्ति। अष्ट संस्कृत तो अष्ट मीन्स 8, अष्ट शक्ति, कि वी शुड डेवलप 8 स्पिरिचुअल पावर्स। 8 आध्यात्मिक शक्तियों को हमें विकसित करना होगा। जरूर आप इसकी तुलना में, इसके बिना और इसके साथ जरूर अंतर, सार्थक अंतर आपको दिखाई देगा आपकी प्रगति में, आपकी तैयारी में। फर्स्ट वन इज, कितनी शक्तियां हैं? 8। फर्स्ट वन इज पावर टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट, भेद और पृथक करने की शक्ति। तो आपको वो शक्ति विकसित करनी है कि इजीली यू कैन डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड स्पिरिचुअल पावर इज नोन एज पावर ऑफ ए गुड जजमेंट, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। कुछ व्यक्ति अच्छे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्णय ले ही नहीं पाते। इट मीन्स दे आर लैकिंग इन दिस सेकंड स्पिरिचुअल पावर, जो है पावर ऑफ ए गुड जजमेंट। और जो तीसरी इस उम्र में अति आवश्यक है, पावर टू विड्रॉ आवर सेंसेस, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति। हम सब जानते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। हम सबका ध्यान इधर उधर भटकता, उसको एकाग्र करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पिरिचुअल पावर यू कैन स्टॉप द वंडरिंग माइंड। अगर कोई देवी देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म ले, वो भी अपने वंडरिंग माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक जब तक कि आफ्टर विड्रॉइंग किसी एक दिशा में लगा देना। विड्रॉ करेंगे, विस्फोट होगा। विड्रॉ द सेंसेस और डाइवर्ट कीजिए किसी एक क्षेत्र में जो आपने कर रखा डाइवर्ट, कि यू हैव विड्रॉन योर सेंसेस और आईएएस की तैयारी में झोंक दिया, देन इन दैट केस यू कैन विड्रॉ योर सेंसेस। तो कोई ना कोई दिशा में डाइवर्ट उसको करना पड़ेगा। तो पूर्णतः डाइवर्ट करेंगे तो सफलता मिलेगी। कितनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज की बात कर ली हमने? 3। नेक्स्ट मीन्स पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति, जो कि हम सब में कमी है। सहन कहां सहन है? एग्जाम्पल में उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया था ना, काल्पनिक उदाहरण में, सहन शक्ति की कमी थी ना। किसको टॉलरेट, किसको करना है? वी हैव टू टॉलरेट द सेवरल सिचुएशंस दैट अकर्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में दुनिया भर की सिचुएशंस अगर घटित होती हैं, रोज माँ की भी तबीयत खराब होगी, टॉलरेट करना है, अभी तैयारी को थोड़ी प्रभावित करना है, और दुनिया भर की घटनाएं होगी। तो पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति। नेक्स्ट वन इज पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। यू हैव टू डेवलप द पावर टू फेस, सामना। व्हाट यू हैव टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। गीता में लिखा है, सम और विषम परिस्थितियों में समान बने रहना योग है। हम सबके साथ क्या होता है? जब सम रहता है तो ऐसा लगता है इस विश्व में हमसे अधिक प्रफुल्लित कोई भी नहीं है। जब विषम होता है तो हमें लगता है कि इस विश्व में हमसे अधिक दुखी कोई भी नहीं है। अगला सबसे, पावर टू अकोमोडेट, अनुकूलन की शक्ति। पावर टू अकोमोडेट, अनुकूलन की शक्ति। व्हाट वी हैव टू अकोमोडेट? बेटा क्लासमेट कौन है आप में से? कोई क्लासमेट होंगे ना आपस में जो पिछले कई सालों से जानते हो। कौन कौन है? आप दोनों। ये कैसे व्यक्ति हैं? कैसे हैं? नहीं नहीं, वेट, कैसे हैं? हाँ, नहीं, चलो मैंने डाइकोटोमस ऑप्शन दिया आपको। डाइकोटोमस, ओनली टू, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, 2 एंड्स, अच्छे बुरे, बस। गुड, अच्छे हैं। ईमानदारी से बताना, कोई एक भी कमी नहीं है। ईमानदारी से बताना, आप एक भी कमी नहीं है? हाँ, कुछ कमियां हैं। कोई व्यक्ति कमियों के साथ कैसे अच्छा हो सकता है? हो सकता है क्योंकि हमारे समाज ने एक काल्पनिक रेखा फिक्स कर दी, उससे कम कमियां हैं, एक्सेप्टेबल है, चलेगा भी, अच्छे हैं। जिस दिन तो आप कहेंगे बच के रहना, खतरनाक है, ऐसे कहेंगे ना। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उसके अंदर त्रुटियां होंगी, मानते हो ना? तो वी हैव टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द वीकनेसेस ऑफ अदर्स। आपको संपूर्ण कोई नहीं मिलना संसार में, कोई भी नहीं मिलेगा संपूर्ण। यू हैव टू अकोमोडेट योरसेल्व्स, अनुकूलन करना पड़ेगा। और वो एक अंत में एक कहानी के साथ बताऊंगा। बोर तो नहीं हो रहे हो ना?
नहीं, ईमानदारी से बताना भाई, उसकी तरह नहीं, देखो ईमानदारी से, पक्का? ठीक, अगला कितनी बात होगी? 6। अगला, पावर टू पैकअप आवर फोर्सेस एंड रिएक्शंस, अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति। फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या है? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर लागू कर दिया तो हो गया काम। तो अपनी शक्ति को रोकना है, प्रतिक्रिया को रोकना है। जब तक अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति विकसित नहीं करोगे, इरिटेट रहोगे, रेस्टलेसनेस कंडीशन में रहोगे, बेचैन रहोगे हमेशा। अच्छा, मुझे ऐसा कहा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, उसी में उलझा रहेगा मन। मानते हो ना? कितनी हो गई? अगली सबसे महत्वपूर्ण आप सबके लिए भी है, तैयारी में काम आएगी, पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। आपने कछुए खरगोश की कितनी कहानियां सुनी है? कितनी कहानियां सुनी हुई हैं? एक सुनिए। कौन जीता? कछुआ जीता। क्यों जीता? ड्यू टू, 1-2 थे, ओवर कॉन्फिडेंस, ये रेंगने वाला हराएगा, और रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड, मैं तो जीतूंगा, ये क्या है, धीरे धीरे सरकता है। और एक थीम स्थापित हुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है। थीम स्थापित हुआ ना? अरे भाई नहीं जीतता धीरे, गलत थीम है। बाबा आदम के जमाने में जीतते थे, वो समय चला गया। स्लो एंड स्टडी का जमाना नहीं है। आईएएस की तैयारी स्लो एंड स्टडी से नहीं होगी। तो दौड़ खत्म नहीं हुई, कौन हारा था? कछुआ कैसे हारा था? खरगोश हारा था। खरगोश हारा था तो खरगोश ने कहा, जेंटलमैन देयर विल बी सेकंड रेस, दूसरी दौड़ होगी। और दूसरी दौड़ के लिए तैयार कौन हो गया? कछुआ। और जो कमियां थी वो कमियां दूर की, रास्ते में सोया नहीं, जीत गया। तो इंस्टेड ऑफ द होल्ड थीम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है, उसका स्थान लिया फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट एंड स्लो एंड स्टडी, कि तेज और स्थिर चलने वाला धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। तो आपको तो तेज और स्थिर चलना है, धीरे और स्थिर चलना बाबा आदम के जमाने की बात है। तो यू हैव टू फॉलो दिस फास्ट एंड कंसिस्टेंट, तेज और स्थिर। कितनी दौड़ हुई? आज किस आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं? पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। दूसरी दौड़ में कौन हारा? कछुआ। उसने कहा अभी तेरे कहने से मैंने दौड़ की थी, तीसरी दौड़ भी होगी। फिर और कॉन्फिडेंस में आ गया, अरे कर लो, चालाकी की, बोला रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रास्ता बोला किसी रास्ते से चल, क्या फर्क पड़ना। तो उसने चालाकी की, रास्ते में नदी पड़ती थी, वो नदी वाला रास्ता चयन किया। कछुआ नदी पार करके जल्दी पहुंच गया, और वो रोड से पुल पार करके आया, जीत गया। कौन? कछुआ। दोनों थीम पुराने पड़ गए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और फास्ट एंड कंसिस्टेंट वाला भी नया थीम। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसीज देन चेंज द प्ले फील्ड दैट सूट्स योर कोर कंपिटेंसीज। पहले अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानिए, उसके अनुरूप ही। अब हाथी को पेड़ पर चढ़ने की आंतरिक क्षमता से पहचाना थोड़ी जा सकता है। यानी वी ऑल आर बोर्न विद द कोर कंपिटेंसीज, हम सब एक आंतरिक क्षमताओं के साथ पैदा हुए। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसीज। कितनी दौड़ हुई? कितनी थीम स्थापित हुए? कौन हारा तीसरी दौड़ में? खरगोश ने कहा चौथी भी होगी, दिस विल बी लास्ट रेस, अंतिम दौड़ होगी, अंतिम दौड़। लेकिन बहुत डिस्कस्ड, बोला भाई यू हैव ए कोर कंपिटेंसी, आप पानी में साइंस से जाते हो, आई हैव ए कोर कंपिटेंसी, सरफेस पर साइंस से दौड़ता हूं। वी शुड परफॉर्म, आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वी शुड परफॉर्म बेटर देन आवर ओन परफॉर्मेंस, हमें अपने इंप्रूवमेंट करना है। तो ऐसा नहीं करें भाई, पानी में मैं आपके ऊपर बैठता हूं और सरफेस पे। और तीसरी रूट का जो था, तीसरी दौड़ का जो रूट था, बोथ कवर्ड द सेम डिस्टेंस बेटर देन देयर ओन परफॉर्मेंस। तो आजकल तो हम नोट्स छुपाते हैं, अरे भाई ये किसी और क्षेत्र के पारंगत हैं, आप किसी और क्षेत्र के। यानी पावर ऑफ कॉपरेशन से तो एक नया थीम जो कि आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करता है। इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कंपिटेंसीज। ये बहुत अच्छी बात है, व्यक्तिगत रूप से आप बड़े बड़े दिग्गज प्रगाढ़ विद्वान हो, बट विद कॉपरेशन, सहयोग की शक्ति से, दिस आध्यात्मिक शक्ति से, एट शक्ति से,
यू विल परफॉर्म बेटर देन योर ओन परफॉर्मेंस, आप स्वयं के प्रदर्शन से हमेशा अच्छा करेंगे। तो ये थी यू शुड डेवलप 8 स्पिरिचुअल पावर्स। अंतिम बात मेरी, अंतिम मैसेज, जिसके कि अपने इंप्रूव योर फंडामेंटल बिहेवियर, अपने मूलभूत आधारभूत व्यवहार में सुधार कीजिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछूं बच्चियों, ये बताओ, दो लड़कियां बहुत अधिक बोलती हैं, लड़कियां छोड़ो कोई भी हो चाहे, दो बहुत अधिक बोलती हैं, क्या उनकी दोस्ती हो सकती है? सुनेगा कौन? है ना ऐसा? दो ऐसे हैं व्यक्ति कि जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, इंट्रोवर्ट है, दोस्ती हो सकती है। और एक बहुत अधिक बोलता है, एक बहुत, दोस्ती हो सकती। मीन सेम फिजिक्स का प्रिंसिपल लागू है यहाँ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम इज एप्लीकेबल। भाई आपकी नौकरी लग जाओगे, बड़े अच्छे पदों पर आसीन होगे, तो घर वाले शादी करेंगे ना, तो कुंडली मिलाते हैं, कुंडली कुछ भी नहीं है, अपोजिट पोल हैं, तो जीवन भर अच्छा है, ग्रस्त जीवन बीतेगा नहीं, रोज झगड़ोगे, है ना ऐसा? तो व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट पोल्स? दिस डिपेंड्स ऑन आवर नेचर। हम कहते हैं ना इसकी नेचर अच्छी है, सबसे अच्छी बनती है, तो नेचर अच्छी होनी चाहिए। बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे हो, वास्तव में अगर वो प्रशासनिक पदों पर हैं तो बड़ी अच्छी नेचर, उनका फंडामेंटल बिहेवियर बहुत अच्छा है। कैसे? आवर फंडामेंटल बिहेवियर हैज 3 ट्रेट्स। किसी भी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल बिहेवियर में कितने गुण हैं? 3। इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन। लेटेस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मनोविज्ञान की लेटेस्ट थ्योरी कि इंक्लूजन समावेश, कंट्रोल नियंत्रण, और तीसरा अफेक्शन स्नेह। हर व्यक्ति चाहता है मैं किसी को स्नेह करूं, लोग मुझे स्नेह करें। पहला कौन सा है? इंक्लूजन। ऑल दीज 3 प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। तीनों ही 2 रूपों में है। कौन कौन से? एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किया गया, वांटेड, दूसरे से अपेक्षित। अब अभिव्यक्त करते नहीं हो, दूसरों से अपेक्षा इतनी रखते हैं हम, कैसे संभव है? तो टोटल ट्रेट कितने हो गए? 6। एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, वांटेड इंक्लूजन, एक्सप्रेस्ड कंट्रोल, वांटेड कंट्रोल, एक्सप्रेस्ड अफेक्शन, वांटेड अफेक्शन। पहला कौन सा? एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन। इट मीन्स अभिव्यक्त किया गया, समावेश। बेटा यहां आसपास चाय की दुकान है, चाय पीने जाती हो? कभी जाते हो, अदरवाइज नहीं। परिकल्पनापूर्ण उदाहरण है, बच्ची को चाय पीने जाना है, खास प्रगाढ़ सहेली है, सहेली पूछ रही है कहाँ जा रही हो? बोले बस 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 यहीं जा रही हूँ। चुपचाप चाय पी कर आई, वापस आकर बैठ गई, परिंदे को भी पता नहीं चला कि चाय पीने गई थी। ठीक है, इस काल्पनिक उदाहरण में एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश कितना है? 0। दूसरी तरफ चाय पीने जाने है, तैयारी चल रही है, क्लास खत्म हुई है, पूछा इन्होंने कहाँ जा रही हो? बोले चाय पीने जा रही हूँ। पूरा हो हल्ला मचा डाला, चलो चाय पीने जा रही, पैसे मैं दूंगी, मैं सबको पिलाऊंगी, सबको चाय पिलाकर बाकर बैठ गई। इस काल्पनिक उदाहरण में एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश 100%। एक एक्सट्रीम में कितना था? 0, दूसरे में 100। ना किसी का 0 होता, ना किसी का 100 होता। दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100। इज इट ओके? पहले काल्पनिक उदाहरण में कितना था? 0 था। झूठ बोला था। सहेली का 0% अपेक्षित हो तो इनको पता चल गया कि झूठ बोला तब भी अपने काम से काम रखती है, कितनी अच्छी मेरी सहेली है। इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरे उदाहरण में कितना था? 100 था। और इनका 0 हो मान लो, पैसे कौन दे रहा है? ये दे रही है, रिक्वेस्ट भी ये कर रही है, फिर भी विचार कैसे उत्पन्न होंगे पता है? इसको जरूर कोई काम होगा, कैसे चाय पिला सकती है, ये तो जहर ना पिला दे कहीं मुझे। इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यानी सेम एक्सप्रेशन में भी एक्सेप्टेबल फॉर समवन, मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन। ध्यान दीजिए, सत्यता है कि वही अभिव्यक्ति इनको बहुत अच्छी लग सकती है और वही अभिव्यक्ति इनको बहुत खराब लग सकती है। तो कुल मिलाकर एक सफल इंसान वही है जो अकोमोडेट करता है कि वी हैव टू अकोमोडेट आवर वांटेड इंक्लूजन एज पर द एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। 3 है, ए बी सी 3 है। ए और 2 कट्टर दुश्मन है और वो सी है, इससे भी गहरी मित्रता है और इससे भी गहरी मित्रता है।
क्योंकि उन्होंने क्या सीख लिया? एडजस्टमेंट। तो वी अच्छा सफल इंसान वही है जो एडजस्ट करना सीख जाए अपने वांटेड इंक्लूजन को दूसरे के एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन के साथ। दो की बात होगी। अगला क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल कितने रूपों में? दो, एक्सप्रेस्ड और वांटेड। ठीक। कंट्रोल स्कूल कॉलेज में तो नहीं डांटते, लेकिन हम जो पढ़ा करते थे टीचर बड़ा डांटा करते थे। तो कल्पना कीजिए आपके स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है आपको, ये बच्ची हल्का सा हिल गई, बोले सिट इरेक्ट। क्यों हिल रही है? यानी हल्का सा मूवमेंट तक पसंद नहीं। इट मीन्स इस काल्पनिक उदाहरण में उस अध्यापक का एक्सप्रेस्ड कंट्रोल यानी अभिव्यक्त किया गया नियंत्रण कितना है? 100%। मेरी क्लास में हिल कैसे सकते हो तुम? इस तरह की का व्यक्तित्व। दूसरे कुछ ऐसे टीचर भी टकराए होंगे, उनको पढ़ाने से मतलब है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, हो सकता है पिछली बेंच पे कोई लेट भी गया हो, सो भी रहा हो, उनको कोई मतलब नहीं है। इस काल्पनिक उदाहरण में कितना है? 0 है। पहले में कितना था? 100%। बच्ची को क्या किया गया था? डांटा गया था। अगर उनका भी 100% हो तो कैसे विचार अध्यापक के प्रति होंगे? कितने अच्छे अध्यापक है, हक से मुझे डांटते हैं मेरे अच्छे के लिए। अगर ठीक इसका उल्टा होगा तो कहेंगे कि कैसे विचार उत्पन्न होंगे? कहीं भी बेइज्जती कर देता है, बाहर बाहर देख लूंगी मैं, इस तरह के विचार उत्पन्न होंगे। इट मीन सेम एक्सप्रेशन में बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन, मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन। मानते हो ना इस बात को? तीसरा क्या है? स्नेह। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्नेह करे और मैं सबको स्नेह करूं। वो बच्चे को शादी फिक्स होगी, नौकरी लगने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया, शादी फिक्स होगी। कल्पना कीजिए शादी फिक्स होगी तो यहाँ के जो एकेडमी के सर हैं उनके पास कार्ड लेकर आए। अभिव्यक्ति, स्नेह अभिव्यक्त करने का तरीका कैसा हो सकता है? सर मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरे आदरणीय आना ही आना आपको। कहीं स्नेह झलक रहा है क्या? कहीं झलक रहा है स्नेह? लेकिन क्या उनका अनादर करते हैं क्या? स्टाइल अगले का भी स्टाइल है, अंदाज है। और दूसरी तरफ कहते हैं सर माय मैरिज हैज बीन फिक्स सर, सर आप मेरे आदरणीय हैं सर, कृपया सर मेरी शादी में जरूर आइएगा। कितना एक्सप्रेशन है? 100%। पहले में कितना था? 0। अगर उनका वांटेड, सर का वांटेड 0 होगा ना तो ये अच्छे लगेंगे, कितना अच्छा विद्यार्थी, कितने हक से मुझे न्योता दे रहा है। और वांटेड जो इनका 0 हो और ये ओ यार तू न्योता दे रहा है मुझे, लल्लू लाल की तरह बात कर रहा है, यानी इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। यानी कुल मिलाकर यही है, तो यू शुड डेवलप ए पावर टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट। वही जीवन में सफल व्यक्ति है मनोविज्ञान के भाषा में। इट मीन्स दीज आर द 3 traits रिलेटेड टू आवर फंडामेंटल बिहेवियर। कुल मिलाकर निष्कर्ष में वी हैव टू अकोमोडेट आवर वांटेड इंक्लूजन, वांटेड कंट्रोल, वांटेड affection as per the expressed inclusion, expressed control, expressed affection of any other individual। यह एक जीवन की सत्यता है सफल होने की। तो मैं तो एक आपके एकेडमिक्स की मैंने बात नहीं की, एक जर्नल डिस्कशन था, थोड़ा सा इसको एक मोटिवेशन बेशक अभिप्रेरण मान लीजिए, इसको गाइडेंस एक मार्गदर्शन मान लीजिए, इसको सजेशन सुझाव मान लीजिए, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो मार्गदर्शन मानिए, चाहे सुझाव मानिए, चाहे डायरेक्शंस दिशा निर्देश मानिए, लेकिन दीज आर वेरी फ्रक्टिफरस इन नेचर। बड़े फलदायी हैं। फलदायी मतलब इनके परिणाम सार्थक होते हैं। तो आई होप कि कुछ इसमें से आंशिक रूप से तो कम से कम आप जीवन में अमल करोगे और करके देखिए। मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, किसी एक मेडिटेशन को आजमा कर तो देखिए, आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ सार्थक भूमिका उसकी रहेगी। तो अगेन आई एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरी यूनिट एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको भी शुभकामनाएं, एकेडमी को भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी प्रगति एक एकेडमी के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। और थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस पूछना पूछिए। अगर आप किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बताइए। हाँ बेटा बताओ।
किसमें? जी जी। फोर्थ नहीं है, 3 ही है, तीनों है। इट मीन्स पहला है फिजिकल बॉडी, दूसरा वर्किंग कॉन्शियसनेस, तीसरा है प्योर कॉन्शियसनेस। जो 4 थे ना, जो वर्किंग कॉन्शियसनेस के 4 सब पार्ट है, जो था माइंड था, इंटेलेक्ट था, इको था और चित्त। क्लियर हुआ? उनका प्रश्न है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि एक वेट बढ़ने के कारण इनकी जो पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब हो रही है, यही कह रहे हैं ना? ठीक। देखिए मैडम, देयर आर 2 कॉजेस। एक तो है इंक्रीज इन द वेट ड्यू टू योर लाइफस्टाइल, कि आपकी जीवन शैली भी बढ़ा देती है। पिज्जा बर्गर और दुनिया भर के ताम झाम आप लेंगे तो बढ़ेगा वेट। दूसरा है एनी मेडिकल डिसऑर्डर। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट्स ड्यू टू योर लाइफस्टाइल और इट्स ड्यू टू योर मेडिकल डिसऑर्डर। भाई आपका, भाई थायराइड के 2 ही तरह के डिफेक्ट्स हैं, हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। हाइपो होगा लीनेंथिन होगा, हड्डियों का ढांचा व्यक्ति होगा। हाइपर होगा तो एडिपोसिटी होगी। तो मैडम यू हैव टू आइडेंटिफाई मेडिकली ऑल्सो कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। और उसके बाद देयर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड्स, दुनिया भर के अभ्यास है, क्रियाकलाप है। अगर ड्यू टू मेडिकल ट्रबल्स है तो उसकी मेडिसिन भी लीजिए और साथ साथ जीवन शैली को सुधारेंगे। टाइम तो लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है। और ये एक और है कि जो आजकल गारंटी, सिंस आई एम एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो किसी तरह का वेट रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन की मत लीजिएगा, नहीं तो एक बार तो कम हो जाएगा, लेकिन स्किन बड़ा एक जो आपका जो अपीयरेंस है दैट विल बी डिस्टर्ब। उम्र से पहले बुढ़े लगने लगता है व्यक्ति, अगर कई एग्जाम्पल कहीं देखा हो तो। और बताइए कुछ। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग? यू हैव टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। स्पष्ट बात है भाई। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होगा, तनाव होगा। क्यों? इसके रूट कॉज की बात करते हैं। ये बताओ, मेरी एक बात को समझिए आप, ये जो तनाव नाम का शब्द जब पृथ्वी का अस्तित्व था तब से है क्या? तब से रहा होगा क्या? कभी ना कभी बीच में उजागर हुआ ना। तो डॉक्टर हैंस सीएले हैं जिन्होंने आपके प्रश्न का एक उत्तर, एक सटीक उत्तर, डॉक्टर हैंस सीएल है जिन्होंने पहली बार इस स्ट्रेस नाम के शब्द से हमें परिचित करवाया, तनाव से। और उन्हीं की भाषा में क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस आया तो उसके प्रति वी रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। तो वो स्पेसिफिक की जगह नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होगा, दैट विल। और तो यू हैव टू डेवलप ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू ए, वो विचार उत्पन्न होने लगे, यू हैव टू रेस्पॉन्ड इन ए स्पेसिफिक वे, नॉन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो थी हैंस सीएलए की भाषा में। अब सामान्य भाषा में कि स्ट्रेस इज एन इम्बैलेंस बिटवीन, इम्बैलेंस है बस, असंतुलन की अवस्था को स्ट्रेस कहा गया। असंतुलन की अवस्था किस किस के बीच में? सेल्फ एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। कितनी सटीक बात कही है किसी ऑथर ने कि इफ वी आर एबल टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स विद द चेंजिंग सिचुएशंस, इट मींस देयर विल बी नो स्ट्रेस। और जो चेंज होते वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया, दैट विल लीड टू स्ट्रेस। इतनी सी बात है। तो मैडम यू हैव टू स्टॉप द वर्डिंग माइंड। अगर आप ओवर थिंकिंग है तो मेडिटेशन करके देखिए, 2 4 5 दिन एक ट्रायल बेसिस पर ही करके देख लीजिए, यू विल बी एबल टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। ओवर थिंकिंग नहीं होगी। हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल याद आया, सबसे अच्छा उपचार माइंडफुलनेस को अपनाइए आप। माइंडफुलनेस को मीन्स है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहें या उसको माइंडफुलनेस कहें। माइंडफुलनेस मीन्स ओवर थिंकिंग कब होती है? जब एक क्षेत्र के विचारों में हम उलझ जाएं। तो एक ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए जो थॉट्स की पासिंग परेड को जाने दीजिए।
अभी घर ध्यान था, अभी मम्मी की बात याद आई, अभी भाई की आई, अभी दोस्त की आई। उलझते जब है, जब एक दोस्त की बातों में उलझ गए या माँ की बातों में उलझ गए। अगर ऐसी हैबिट डेवलप कर लेंगे कि वो पासिंग परेड विचारों की चलती रहे और विदाउट इन्वॉल्विंग आवर सेल्फ इन द सिंगल सिचुएशन। भाई किसी सिंगल सिचुएशंस के थॉट्स में आप उलझोगे तभी तो ओवर थिंकिंग होगी ना। अगर वो पासिंग परेड चलती रहेगी फिर कैसी दिक्कत है? किसने, बेटा क्लियर हुआ ना बात मेरी? किन्होंने पूछा था? ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और कुछ और बताइए, कुछ और, इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जी, सत्को मीन्स बाय इंप्रूविंग द प्योर कॉन्शियसनेस। दूसरे रूप में हमने बात की थी, बाय यूजिंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बाय यूजिंग मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, वी शुड अडॉप्ट और वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। अचानक क्यों फील होता है? अब ये तो कितना अच्छा इनका नहीं नहीं, इसने हंसने की बात नहीं बेटा, सुनो उनके क्वेश्चन से हंसी मत। बड़ा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपने फेस नहीं किया होगा। एवरीबॉडी फेस दिस। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। नो वन कैन क्लेम दैट, इसलिए हंसने की बात नहीं है। इनका क्वेश्चन है बेटा, दे कॉजल बॉडी की हमने बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन और अवचेतन मन में कुछ ऐसा छुपा हुआ है, पास स्टोरेज, जो उछाल मारता है, दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ द थॉट वेव्स, जो वृत्तियों का रूप धारण करता है। नहीं, आपको नहीं पता होगा। आपको पता है कि बचपन जिस दिन से पैदा हुए थे आज तक, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। किसी को नहीं पता, लेकिन कभी कभी तो याद आता है ना कुछ। इट मीन्स that depends, this type of activity, this types of expression depends on the storage in the depth of our unconscious mind। अचेतन मन की गहराई में कुछ ना कुछ है। अब प्रश्न उठा, it means you have to, you should try to empty your storage। यही है ना, उसको खाली करने का प्रयास करोगे, रिमूव करने का प्रयास करोगे, तो वो तो फिर बहुत एक गहन अभ्यास है। योग में सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ इज नोन एज योग, जो कि महर्षि पतंजलि ने एक परिभाषा में योगस्य चित्ते वृत्ति निरोध है कि सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स, टू स्टॉप द थॉट वेव्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड स्टफ इज नोन एज योग। तो कुछ ना कुछ तो अभ्यास करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन करके देखिए, अंदर मतलब शरीर के अंदर नहीं। अब बच्ची के जेस्चर क्या कह रहे हैं, अंदर जो है पूरे शरीर में नहीं है, ओनली इन द माइंड स्टफ। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो है ना वो स्टोर। यू डोंट नो, आपको नहीं पता, वी डोंट नो, हमें किसी को नहीं पता कि व्हाट इज स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। वी डोंट नो, बट वी हैव टू फेस द इफेक्ट्स ऑफ दैट। हमें उसके प्रभाव का सामना तो करना ही है, ठीक। लेकिन इसके लिए एक सबसे अच्छी बात, अब भविष्य के लिए तो कोई ऐसा स्टोर न होने दे जो कि आज से 10-20 साल बाद डिस्टर्ब करे। समझ रहे हो बात को ना? नहीं, उसके पीछे नहीं, अब और गहरी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, इसमें केवल इसी जो सबकॉन्शियस, अब अनकॉन्शियस माइंड की जो गहराई में छुपा है, योग बिलीव्स दैट वो केवल इस जन्म का नहीं है, वो भी है, अब प्रारब्ध की बात भी है। अब वो तो फिर एक डिस्कशन का मुद्दा बहुत गहरा एक चलेगा। तो एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड वो केवल इस लाइफ से संबंधित नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो जो डिस्टर्ब करता हो, मे बी पॉसिबल एज पर योगिक साइंसेस। और कुछ
हाँ, हाँ।